हे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज क्या पढ़ेंगे हम, रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट्स, जिसको हम ये भी कह सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन जजमेंट्स। सी देखिए, हमारा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ 3 स्टेजेस में ट्रेवल करता है। तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गई, चॉइस ऑफ ज्यूरिडिक्शन। सेकंड स्टेज क्या हो गई, चॉइस ऑफ लॉ। यानी अब तक हमने जितने टॉपिक किए हैं वो इनमें आ ही रहे हैं। लेकिन जो हमारी एक और स्टेज होती है कि भाई आपने ज्यूरिडिक्शन के कन्फ्लिक्ट को भी रिमूव कर लिया, आपने लॉ के कन्फ्लिक्ट को भी रिमूव कर लिया, तो अब जजमेंट पास कर दी, मतलब सभी लॉ अप्लाई करके जजमेंट पास कर दी, तो अब वो जजमेंट पास होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन एक अहम पार्ट होता है। इवन इन इंडिया यू हैव ऑल्सो सीन कि भाई देखो केस तो आपने लड़ लिया, आप जीत गए, बट नाउ द टर्न इज एग्जीक्यूशन। और कई बार आपने फील करा होगा या सुना होगा, पढ़ा होगा कि एग्जीक्यूशन एक ट्रिकी प्रोसेस हो जाती है। मीन्स आपको इतना समय हो गया कि जीते हुए, बट द डिक्री इज स्टिल नॉट एग्जीक्यूटेड इन इट्स ऑल द यू कैन से ऑल द कंटेंट जो डिक्री में मेंशन है, या विद ऑल द एस्पेक्ट्स जो करनी है एग्जीक्यूट। और बंदे एग्जीक्यूशन के लिए भी नंबर ऑफ टाइम यहाँ वहाँ ऐसे परेशान रहते हैं। तो जब अगर वो फॉरेन जजमेंट है तो उसकी एग्जीक्यूशन ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे अपने प्रोविजंस को पढ़ने से पहले हमको ये एक चीज़ दिखाई दे रही है, फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट आखिरकार होता क्या है, तो इट नेम भी अपने आप में एक सिंप्लीफाई कर रहा है। फॉरेन कोर्ट से जजमेंट पास हुई है, यानी एनी जजमेंट्स पास्ड बाय द फॉरेन कोर्ट, राइट। अभी अगर फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी, लेकिन फिर अब क्वेश्चन अराइज होता है फॉरेन कोर्ट क्या होता है। तो कोई भी कंट्री, उसकी टेरिटरी से बाहर जो भी कोर्ट है वो फॉरेन कोर्ट है। इवन जो हमारा इसका लिटरल मीनिंग है, आप ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में पढ़ सकते हो, अमेरिकन डिक्शनरी है उसमें पढ़ सकते हो, हर जगह मतलब इसकी डेफिनेशन यही है। और अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें तो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड में जो डेफिनेशन सेक्शन है 2, उसके 5 में बता रखा है व्हाट इज फॉरेन कोर्ट, और ठीक है 6 क्लोज में बता रखा है फॉरेन जजमेंट क्या होता है। तो फॉरेन कोर्ट क्या होते हैं, एनी कोर्ट दैट इज सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया एंड नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी अथॉरिटी में नहीं है, तो वो सारे ही फॉरेन कोर्ट हैं, राइट। अब आप देखिए, जब हम फॉरेन जजमेंट की बात करते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि जो हमारा सिलेबस है ज़्यादातर बच्चों का में भी कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो, तो उसमें जब हम फॉरेन जजमेंट के टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको सिविल प्रोसीजर कोड की प्रोविजन सिलेबस में इटसेल्फ मेंशन होती हैं। नहीं भी होती तो बीइंग एन इंडियन पर्सन आपको जो मेजर पोर्शन है वो क्या कवर करना है, अपनी सिविल प्रोसीजर कोड की प्रोविजंस का, राइट। और अगर हम वर्ल्डली लेवल पे देखेंगे तो हर एक कंट्री में लगभग, क्योंकि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं करेगा उसके लॉ एंड ऑर्डर्स की, तो बाकी के कंट्री भी उसके लॉ एंड ऑर्डर की नहीं करेंगे। तो देयर इज नो पॉइंट, एक देश अपनी जजमेंट पास कर रहा है, दूसरा अपनी जजमेंट पास कर रहा है, बट एग्जीक्यूट कोई नहीं कर रहा है, तो कुछ प्राइवेट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होंगे ही नहीं अगर उनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। सिर्फ जजमेंट पास हो रही है, एग्जीक्यूट कोई नहीं कर रहा है, तो देयर इज ए रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे ना हम थ्योरीज कर लेते हैं अपनी। यहाँ पे मैं इन थ्योरीज को बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ही सिंप्लीफाइड थ्योरी है। तो जो थ्योरीज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन जजमेंट है उसमें 4 थ्योरी हैं। थ्योरी ऑफ कॉमिटी नंबर 1, सेकंड है थ्योरी ऑफ हार्मनी, थर्ड है थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन, and the fourth one is theory of justice, right। तो अब ये देखो, इन थ्योरीज को बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना जो ये थ्योरीज हैं इतनी पॉपुलर, मतलब हर एक का कोई क्रिटिसिज्म है, लेकिन आपने ये थ्योरी ऑफ कॉमिटी है जो सबसे पहली, ये अभी भी कंटेम्प्रेरी अगर लीगल सिस्टम में देखें तो सबसे ज़्यादा यूज हो रही है, क्योंकि कॉमिटी का यहाँ पे मतलब है टू गिव रिस्पेक्ट, टू गिव एक्सेप्टेंस। कॉमिटी होना, ब्रदरहुड होना, एक दूसरे देश का एक दूसरे के प्रति
जो गिव एंड टेक रिलेशन है, ब्रदरहुड है, कि हम आपकी जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करेंगे, आप हमारे कोर्ट के ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट करो। तो रेसिप्रोसिटी ऑफ जो है ना रिस्पेक्ट, एक दूसरे को, इसके नंबर ऑफ सिनोनिम्स हैं, आप जहाँ भी पढ़ोगे आपको नंबर ऑफ सिनोनिम मिलेंगे, बट द कॉमन थिंग इज देयर मस्ट बी कॉमिटी इन द नेशंस। तो ये जो थ्योरी है ये एक्सेप्टेड थ्योरी है, इसकी क्रिटिसिज्म सबसे कम है। सेकेंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ हार्मनी। ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पेक्ट होगा तो एक हार्मनी क्रिएट होती है, कोई भी क्योस नहीं होता, कोई भी विक्टिम जो पर्सन है जिसके साथ कुछ रॉन्ग कमिट हुआ है और जो अब ये चाह रहा है कि भाई मेरी या तो चीज़ वापस दिला दी जाए या कंपनसेशन दिला जाए, हाउएवर वो अपने राइट अगर कहीं पे पाना चाहता है, राइट को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो हार्मनी रहती है बिटवीन पीपल एंड द नेशंस। लेकिन इसका जो क्रिटिसिज्म क्या था, कई बार ऐसा हार्मनी की कोई बात नहीं है, नेशंस का जो अगर मान लो आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो वो तो हार्मनी करना ही नहीं चाहेंगे, तो एग्जीक्यूट भी नहीं करेंगे। थर्ड है थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी ये एक दूसरे पे ऑब्लिगेशन है कंट्रीज पे कि यू हैव टू एग्जीक्यूट द जजमेंट पास बाय द फॉरेन कोर्ट, राइट। तो अगर जैसे हम एक वर्ल्ड को एक कंट्री की तरह मान के चलता, होल वर्ल्ड इज लाइक वन नेशन, तो वो वन नेशन अगर शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन ने सबको पास ला दिया, तो डिस्प्यूट भी तो बढ़ गए हैं ना पहले की कंपेयर में। तो अगर उनका रिजोल्यूशन नहीं होगा, और ये आप ये भी देखो जब हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं तो इट इज़ नॉट वन मैन टू अदर मैन्स डिस्प्यूट, यहाँ कंपनियाँ भी हैं, फर्म्स भी हैं, राइट, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और एक पूरा ऑनलाइन वर्ल्ड है, उसके कंज्यूमर्स हैं मिलियंस ऑफ। तो अगर ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होंगे, द नेशंस आर, इट इज़ ए ऑब्लिगेशन अपॉन द नेशंस कि रिजॉल्व होने चाहिए, और जब वो हो रहे हैं तो उनका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। और वैसे भी आप फ्रेंच सिविल कोड पढ़ोगे, आप कनाडा का सिविल कोड है, अमेरिका का सिविल कोड है, इंडिया का सिविल कोड है, तो जहाँ पे भी सिविल कोड है ना वहाँ फॉरेन जजमेंट्स के रिगार्डिंग प्रोविज़न ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में है, राइट। द अदर वन इज थ्योरी ऑफ जस्टिस, यू मीन्स इट इज़ फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। न्याय कैसे होगा, अगर आपने खाली जजमेंट पास कर दी, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, तो न्याय तो मिसनोमर हो गया ना, हुआ ही नहीं एक्चुअली। तो फॉर द सेक ऑफ जस्टिस एक नेचुरल, इसको हम नेचुरल जस्टिस कहेंगे रेदर, और नॉट ओनली जस्टिस, नेचुरल जस्टिस भी कह सकते हैं ना। तो ये तो नेचुरल जस्टिस वाली बात है कि जजमेंट पास हो गई तो एग्जीक्यूशन तो उसका होगा ही या करना ही पड़ेगा। तो ये चार थ्योरीज हैं जिनका क्रिटिसिज्म भी है। ऑब्वियसली हर थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म है वो जो उसका एक डेजिग्नेटेड मीनिंग है उससे अपोजिट है, राइट। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो कॉमिटी की थ्योरी सबसे हमको कंटेम्प्रेरी वर्ड में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, वर्ड ही आपने पढ़ा होगा, आप कभी बुक्स में पढ़ेंगे, नॉट ओनली इन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, इन जनरल भी अगर आप कहीं पढ़ोगे तो कॉमिटी इन नेशंस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट अंडर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एज वेल एज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। सो नेशंस का आपसी जो सामंजस्य है, जो सहयोग है, जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट है, वो नेसेसरी है। अब अगर हम फॉरेन जजमेंट्स की बात करें तो और क्या प्रोविज़न है, तो भाई इसमें हम पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड की, सीपीसी की प्रोविजंस। तो कौन से सेक्शन हैं, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 44A और इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 44, ठीक है। ये सेक्शन है जो डील करते हैं। तो अब देखो सबसे पहले हम ये 44 का करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोसेस ये है कि आखिरकार फॉरेन जजमेंट, जैसे मान लो कोई भी डिस्प्यूट था, वो अमेरिका के कोर्ट ने वो कर दिया, जजमेंट पास कर दी, और डिफेंडेंट जो है वो रहता है इंडिया में ना, अमेरिकन कोर्ट, और जो प्लेंटिफ था वो अमेरिकन ही था। तो अब वो क्या चाह रहा है, मेरी डिग्री को एग्जीक्यूट कर दो। अब ये केस था टोर्ट का, ठीक है, सम नेग्लिजेंस, तो कंपनसेशन दे दिया कोर्ट ने कि भाई इतना कंपनसेशन है ना, वो जो रकम है कंपनसेशन की वो कोर्ट को रिकवर करनी है। तो वो बंदा अमेरिकन कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा ना अपनी कि भाई एग्जीक्यूट कर दो। अब डिग्री तो आपने पास कर दी, अमेरिकन कोर्ट क्या करेगा, वो उस डिग्री को भेजेगा कंसर्न्ड जहाँ पे वो डिफेंडेंट रह रहा है ना, उस जुडिक्शन का जो कोर्ट है ना उसको भेज देगा। वो कोर्ट उस डिग्री को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, We are having order 21 Civil Procedure Code, execution of decrees।
तो वो वैसे ही डिक्री को एग्जीक्यूट करेगा जैसे वो अपनी डिक्रीज को करता है। तो देखो किसी भी फॉरेन जजमेंट है ना, जो कोई भी जो फॉरेन जजमेंट है ना, उसको एग्जीक्यूट कराने के दो तरीके हैं। इसका एग्जीक्यूशन है ना जो इन इंडिया स्पेसिफिकली दो तरीके हैं, या तो सूट, ठीक है, एक नया सूट फाइल कर दो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, या एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। और ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ होती हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी लोअर कोर्ट की जुडिक्शन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुडिक्शन है, वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, राइट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने की प्रोसेस क्या होती है? एक तो आपको जजमेंट की कॉपी लानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मान लो आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, सूट हो, तो सूट के लिए जो आप प्लेंट लगाओगे, एप्लीकेशन लगाओगे, उसमें प्लस जो फॉरेन जजमेंट है उसकी कॉपी, ठीक है। अटेस्टेड कॉपी मतलब ऑब्वियसली सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, नॉट अटेस्टेड, सॉरी, सर्टिफाइड कॉपी लगाओगे। कौन सर्टिफाई करेगा? कंसर्न कोर्ट का सर्टिफाइड होना चाहिए। प्लस में एक सर्टिफिकेट लगेगा बाय सुपीरियर कोर्ट और अदर फॉरेन कोर्ट। तो ये जो सर्टिफिकेट है, ये दो चीज़ें वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई जाएंगी। ये जो प्रोविज़न है ना, इतनी, ये है सेक्शन 44A CPC, ठीक है। और वो साथ में क्या कह रहा है, दो पॉइंट बता रहा है। एक तो है कि आप जो भी आपको जजमेंट एग्जीक्यूट करानी है उसकी आप एक एप्लीकेशन लगा दोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सेकेंडली वो क्या कह रहा है कि इसके साथ एक सर्टिफिकेट लगाओगे सुपीरियर कोर्ट का या फॉरेन कोर्ट का, जिसमें वो ये बताएंगे कि वो डिक्री कुछ सेटिस्फाई कर रखी है, पहले कुछ सेटिस्फेक्शन हुई है, कुछ एडजुडिकेशन जो हुआ है, क्या वो वहाँ पे कुछ हो चुका है, या कितना पार्ट रहता है, या होल एग्जीक्यूट करनी है, या उसका जो भी इफेक्ट है ना वो सर्टिफाई करा जाएगा, एक यूनिक सर्टिफिकेट जो लगाया जाएगा। थर्डली ये क्या कह रहे हैं, सेक्शन 47 की प्रोविजंस अप्लाई होंगी। ऑल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 40, ये मैं CPC की ही बात कर रही हूँ, विल बी अप्लाइड ऑन द सेक्शन 44A, यानी ये जब फॉरेन जजमेंट में भी जो 47 है, यानी जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिक्री हैं वो सारे के सारे डील करे जाएंगे एग्जीक्यूशन में, सेम एज जो अगर इंडिया की किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की और उसको एग्जीक्यूट कराने ले जाए किसी दूसरे कोर्ट के पास, तो जो प्रोविज़न अप्लाई होती हैं वो सेम अप्लाई होंगी, ठीक है। एक तो ये सेक्शन ये कह रहा है। दूसरा 44A ये कह रहा है कि वो एग्जीक्यूट कर दी जाएगी डिक्री एज इफ इट इज पास बाय सम इंडियन कोर्ट, वैसे ही सिंपल तरीके से, अनलेस अनटिल, ये किस में आती हो, अनलेस हिट बाय सेक्शन 13, अनलेस हिट बाय सेक्शन 13 और अनलेस द जजमेंट कम्स अंडर द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 13। तो अभी आप ये ना भी समझेंगे तो मैं सेक्शन 13 की एक्सेप्शन आपको बताती हूँ। तो एक तो ये जो हमारा सेक्शन है ये डील करता है, जो आपने समझा। उसके अलावा नाउ कमिंग टू सेक्शन 13, ये हो गया हमारा, हटाते हैं, ठीक है। सेक्शन 13, 14 क्यों इम्पॉर्टेंट है? सेक्शन 13 CPC ये कहता है कि कोई भी जजमेंट हो, फॉरेन जजमेंट, सो फर्स्ट थिंग क्या कहता है, इसमें पॉइंट वाइज करेंगे। फॉरेन जजमेंट ऑपरेट्स एज रेस जुडिकेटा। क्या कहाँ बताया गया है ये? सेक्शन 11 CPC का वो रेस जुडिकेटा बता रहा है, यानी कि कोई भी फॉरेन जजमेंट है वो ऑपरेट हो जाएगी एज ए रेस जुडिकेटा अनलेस या एक्सेप्ट if comes under following any or more than one, ये मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ, फॉलोइंग क्लॉजेज। तो ये A से F तक सेक्शन 13 में A से F तक क्लोज दे रखे हैं, वो मैं अभी वन बाय वन आपको बताऊंगी।
कोई भी फॉरेन जजमेंट है वो कंक्लूसिव प्रूफ मानी जाती है। अगर कोई इंसान एक फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लेके आ जाता है कोर्ट में कि इसको एग्जीक्यूट कर, तो इट विल प्रज्यूम्ड, सेक्शन 14 कह रहा है, इट शैल प्रज्यूम, विल भी नहीं कह सकते, ये मैं एक जनरल लैंग्वेज में बता रही हूँ। सेक्शन इटसेल्फ क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है, फॉरेन जजमेंट अगर उसकी कोई सर्टिफाइड कॉपी लेके आता है, शैल प्रज्यूम एज द कंक्लूसिव प्रूफ अनलेस कोई इसका ऑपोजिट प्रूव कर दे। ऑपोजिट कहाँ दे रखा है, अनलेस प्रूव्ड कंट्रेरी, कंट्रेरी कहाँ दे रखा है, सेक्शन 13 में A to F। A to F क्लोज में बता रखा है कि अगर जजमेंट इन क्लोजेज में से किसी में आ जाती है तो फिर वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, वो चैलेंज करी जा सकती है, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाती है। ठीक है, उस जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, ज्यूडिस नॉन कॉरम, जैसे कि कोई जज ने पास ही ना करी हो, ए कोर्ट विदाउट जज। तो और अगर वो ठीक ठाक जजमेंट है, मींस दैट इज नॉट हिट बाय A to F क्लॉजेस, तो फिर वो कंक्लूसिव प्रूफ है, रेस जुडिकेटा भी अप्लाई हो जाएगा, यानी सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पे बिटवीन द सेम पार्टीज, राइट। जो रेस जुडिकेटा का हम डिटेल पढ़ेंगे फिर कभी, यहाँ नहीं मैं डिटेल बता रही हूँ, तो फिर वो नया सूट फाइल नहीं कर सकते। नाउ सेक्शन 13 क्या कह रहा है, कमिंग टू आवर मेन सेक्शन 13, ये बता रहा है कि अगर इफ जजमेंट, और ये इफ जजमेंट है ना, ये मैं लिख देती हूँ, ये फॉरेन जजमेंट की बात हो रही है बार बार ओबियसली। इफ फॉरेन जजमेंट, तो नंबर 1 वो क्या करती है, passed not passed by competent court। अब आप कहोगे व्हाट इज competent court, तो आप बताओ competent court कौन है। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल कोर्ट सिविल कोर्ट के सूट को फाइल वो कर दे, जजमेंट दे दे, ठीक है ना, कोई ट्रिब्यूनल जजमेंट पास कर दे, ज्यूरिडिक्शन थी ही नहीं, जैसे 2 पार्टीज का डिस्प्यूट हुआ अमेरिका में, एक अमेरिकन एक इंडियन, लेकिन इंग्लैंड के कोर्ट में जाके उस अमेरिकन पर्सन ने इंग्लैंड में केस फाइल कर दिया, इंग्लैंड के कोर्ट ने लॉ अप्लाई करके अमेरिका का या इंग्लैंड का जजमेंट पास कर दी अगेंस्ट द डिफेंडेंट हु इज लिविंग इन इंडिया। सो इंग्लैंड कोर्ट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू डील विद दैट मैटर, तो ये हो गया इनकॉम्पिटेंट कोर्ट। तो नॉट पास्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर ऐसा है तो। सेकंड, नॉट ऑन मेरिट्स, यानी कोर्ट की सुनवाई जो है वो मेरिट्स पे नहीं हुई, इन लेंथ एविडेंस नहीं ली गई, पार्टीज को राइट टू हियर है, उनको सुना ही नहीं, सम्मन दिए ही नहीं, डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो गया, या कोई सिक्योरिटी जमा नहीं कराई तो केस डिसमिस कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट में कमी के आधार पे केस डिसमिस कर दिया, तो इसमें क्या है, मेरिट्स पे नहीं सुना गया, तो इफ द सूट इज नॉट हर्ड ऑन मेरिट्स एंड डिस्पोज ऑफ, तो फिर वो एक बन जाता है। थर्ड क्या कहते हैं, बाय ओवरलुकिंग द इंटरनेशनल लॉ, प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, नेशनल लॉ पूरे नहीं लिख रही हूँ क्लॉजेस, इंटरनेशनल लॉ और इंडियन लॉ, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ या इंडियन लॉ को ओवरलुक करके और जजमेंट पास कर दी, उनको वो उस समय वहाँ अप्लाई होनी चाहिए मगर कोर्ट ने नहीं अप्लाई किया। तो ये हमारा हो गया ए, दिस इज बी, दिस इज सी, नाउ हेयर डी। और क्या करा, जो जजमेंट है पास्ड अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करा गया, ठीक है। ई, ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, यानी फ्रॉड प्ले करके जजमेंट ली गई। ऑब्टेन्ड का मतलब है ऑब्वियसली जजमेंट कैसे मिली, जजमेंट पास हुई बिकॉज पार्टी ने, अदर पार्टी ने, जो ये क्लेम कर रहा है उसने कि अदर पार्टी ने ये जजमेंट फ्रॉड से ली है, कुछ फ्रॉड प्ले करा है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है हमारा एफ, जजमेंट इज अगेंस्ट
द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन लॉ। इंडियन लॉ के जो इंडियन लॉ के जो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है उनको वायलेट करके जजमेंट पास की। तो ये जो 6 प्रोविज़न दे रखी हैं सेक्शन 13 में A to F, इनमें से अगर किसी भी प्रोविज़न को वायलेट करती है जजमेंट, इसमें आप सत्या वर्सेस तेजा का केस पढ़ें। सत्या वर्सेस तेजा ये बड़ा फेमस केस है, 1975 का है। इसमें क्या हुआ था, हस्बैंड और वाइफ अमेरिका रहते थे, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, वाइफ आ गई इंडिया में, और जब वो इंडिया में आई उससे पहले हस्बैंड ने क्या करा, एक दूसरे स्टेट में अमेरिका में जहाँ वो रहते थे और दूसरे स्टेट में जाके केस स्टार्ट कर दिया, जहाँ का ना तो वो डोमिसाइल था ना रेजिडेंट था, कुछ भी नहीं था, और वहाँ से उसने एक्स पार्टी डाइवोर्स की डिक्री ले ली। वाइफ क्योंकि घर दूसरा था वो दूसरे स्टेट में लिया, तो सम्मन्स भी रिसीव नहीं हुए टाइम बिंग। जब इंडिया आ गई तो उसने इंडिया आके क्या करा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स प्लस में मेंटेनेंस एटसेट्रा के केस फाइल किए। देन हस्बैंड ने कोर्ट में ये प्लीड करा कि हमारा तो डाइवोर्स हो चुका है। तो वाइफ सरप्राइज हो गई कि डाइवोर्स कब हुआ। देन शी चैलेंज द जजमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि उसको पता ही नहीं चला, वो वहाँ थी ही नहीं, और हस्बैंड ने फाउल प्ले करा है, फ्रॉड प्ले करा है कि एक दूसरे स्टेट में जाके जहाँ का कोई जुडिक्शन नहीं थी कोर्ट की, और उसने कोर्ट को भी ये चीज़ नहीं बताई और डाइवोर्स की डिक्री ले ली अगेंस्ट द वाइफ जो कि इंडिया में थी। तो इंडिया में आने पे उसको कुछ आइडिया नहीं था। तो इस तरीके से और भी आपको इसमें नंबर ऑफ केसेस हैं, वो आप पढ़ सकते हो कि कैसे कोई भी पर्सन एक जुडिक्शन, जैसे कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट है वो होनी ज़रूरी है, कि कोर्ट इफ़ नॉट कॉम्पिटेंट, जैसे इस केस में भी कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं था, उसने फ्रॉड करके कॉम्पिटेंट बना लिया, लेकिन एट द एंड उसके पास कोई पावर नहीं थी टू हियर एंड डिसाइड दैट केस। तो उस जैसे फिर मैरिट्स में नहीं है, मैंने आपको बताया इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट का केस है, लेकिन लैक्स लॉ की कॉन्ट्रैक्टर्स को ओवरलुक कर दिया, प्रॉपर लॉ यानी पार्टीज ने लिख रखा था आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे, लेकिन बंदे ने गया उस देश में दूसरे में और लॉ की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, इतने पार्टीज को पता ही नहीं चला, एक्स पार्टी डिक्री पास करा ली और कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए। लेकिन बाद में ये था कि जब वो जो कोर्ट था उसने जब एग्रीमेंट पढ़ा होगा उन दोनों में, तो उसमें स्पेशल क्लोजेस मेंशन थे कि द फ्यूचर डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व्ड बाय द आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन के थ्रू होने चाहिए, यानी ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए था या आर्बिट्रेटर को हायर करना चाहिए था, तो कुछ आर्बिट्रेशन की प्रोसेस से ही रिजॉल्व होना चाहिए था एज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। बट कोर्ट ने एग्रीमेंट को ओवरलुक करके लैक्स लॉ की कॉन्ट्रैक्टर्स या लैक्स लॉ की सॉल्यूशन इसके आधार पे जजमेंट पास कर दी। तो इस तरीके से, या जैसे इंडियन एस्टैब्लिश इंडियन लॉ, कोई बंदा की मान लो यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड ओवर हो चुका है इंडिया में, पार्टीज इंडिया में रिजाइड कर रही हैं दोनों, मे बी द बिजनेस इज इन सम फॉरेन कंट्री और maybe the tort committed in India, one party living outside the India, tort may be committed in India and the defendant is also living in India, but the plaintiff ने क्या करा, लिमिटेशन पीरियड इंडिया के हिसाब से होने के बावजूद केस कहीं और फाइल कर दिया, तो फिर वो केस क्या हो गया, एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को वायलेट करा। या कुछ और भी, जैसे रेस जुडिकेटा था, मगर फिर भी जाके रेस जुडिकेटा इंटरनेशनल प्रिंसिपल भी है, इंडिया का प्रिंसिपल भी है, तो वही केस को दूसरे स्टेट में विदाउट टेलिंग देम एक्स पार्टी डिक्री करा लेते हैं ज़्यादातर। तो वो दूसरा डिफेंडेंट है, वो ये प्लीड भी नहीं कर पाता, ये तो केस ऑलरेडी डिसाइडेड है कोर्ट के द्वारा, तो रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, बट दे इवन डू नॉट टेल टू कोर्ट कि भाई ऐसी कोई जजमेंट पास है, तो कोर्ट अनअवेयर है। तो ये जो अगर इनमें से किसी भी एक क्लोज को या एक से ज़्यादा को अगर वायलेट करता है, तो ऐसी जजमेंट रेस जुडिकेटा मतलब कॉन्क्लूसिव नहीं मानी जाएगी। तो रेस जुडिकेटा का जो प्रिंसिपल है वो इन्वोक नहीं होगा और वो जजमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगी, कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगा। तो जैसे मैंने वो भी केस बताया सत्या तेजा का, तो ऑब्वियसली वो डिक्री नल एंड वॉइड है, ऐसी डिक्री जो लॉ के आइज में कुछ भी नहीं है जो आपने ऐसे पास करा ली। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 13 है। 14 मैंने आपको बता ही दिया, फिर बता देती हूँ कि अगर कोई डिक्री
डिक्री नहीं कह सकते हम, यहाँ पे अभी फिलहाल जजमेंट बोल रहे हैं तो जजमेंट ही बोल देती हूँ, डिक्री उसके बेसिस पे बन जाती है। अगर कोई जजमेंट सर्टिफाइड है, कॉपी है उसकी, कोर्ट ने उसको सर्टिफाई करा है, तो वो अनलेस अनटिल इन 6 किसी क्लोज में ना आती हो, अगर आ जाए तो, अगर नहीं आती है तो दैट शेल बी टेक presume to be a conclusive proof of the judgment, और वो जजमेंट कंक्लूसिव मानी जाएगी, नो चैलेंज। सेक्शन 44 ऑफ इंडियन एविडेंस क्या कहता है, क्योंकि आपने सेक्शन 40, 41, 42, 43, 3 को छोड़ दो, 40, 41, 42, 43 भी इंक्लूडेड, आपने पढ़ा था कि प्रीवियस अगर कोई जजमेंट पास हो रखी हैं तो वो मानी जाती हैं, उनके प्रूफ लिए जा सकते हैं, वो वैलिड होती हैं जजमेंट पहले की भी कोई, ठीक है। तो उसमें उसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलग अलग प्रोविज़न में थोड़ा थोड़ा अलग बता रखा है। लेकिन 44 ये कहता है अगर वो जजमेंट्स यानी वो 40, 41, 42, 43 कोई भी जजमेंट या फॉरेन जजमेंट भी आती है, उसमें एनी जजमेंट है क्योंकि एग्जीक्यूशन होना है, तो अगर कोई जजमेंट फ्रॉड या कोल्यूजन से ऑब्टेन कर रखी है तो ये प्रोविज़न उस पर अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब क्या है, जो हमने एक क्लोज पढ़ा था फ्रॉड से ऑब्टेन, तो एविडेंस लॉ भी यही कह रहा है ऐसी जजमेंट को प्रूफ में नहीं लिया जाएगा जो जजमेंट फ्रॉड से या कोल्यूजन से ऑब्टेन की गई है। तो दिस इज ऑल्सो सेक्शन दैट इज सपोर्टिंग द सेक्शन 13, है ना, उसमें जहाँ पे भी फ्रॉड या कोल्यूजन है, ठीक है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है अगर कोल्यूजन के साथ डिक्री या फॉरेन जजमेंट आपने ऑब्टेन करी है। तो ये सारी प्रोविज़न हैं जो डील करती हैं एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन जजमेंट, और मैंने इंडिया का बताया, और इंटरनेशनली इन 4 थ्योरीज के अलावा ऐसा कोई और प्रिंसिपल नहीं है एग्जीक्यूशन को लेके जो हमको यहाँ डिस्कस करना चाहिए, राइट। और हर देश में डिक्री और जजमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, तो ज़्यादातर में एक ही तरीका है, यही इंडिया जो हमने पढ़ा है कि वैसे ही एग्जीक्यूशन होएगा जैसे उनकी जजमेंट का होता है। अगर मान लो इंडिया में कोई केस हुआ है और उसको एग्जीक्यूट कराना है अगेंस्ट ए पर्सन और अगेंस्ट ए कंपनी, पर्सन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो कहाँ कराएंगे, वो जहाँ पे रह रहा है, जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है, मान लो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अब अटैच करके सेल करना है, तो जिस देश में वो प्रॉपर्टी है वहाँ पे भेज देंगे उसको, वो देश अटैच करके सेल करके या सेल विदाउट अटैचमेंट कर देगा, और जो भी प्रोसीड आएंगे उनसे जो जजमेंट है उसका जितना जो सेटिस्फेक्शन होता है वो जजमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें और मुझे ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत है, तो आई थिंक आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही है, कोई भी फिर भी क्यूरी हो कमेंट में पोस्ट कर दीजिए, एंड ओके, सो गुड बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।